फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, अगेन इट इज अ टर्नओवर रेशियो, मतलब हम रोटेशन देख रहे हैं। और फिक्स एसेट का टर्नओवर रोटेट हो के फिक्स एसेट किस में कन्वर्जन देखेंगे हम, ऑब्वियसली फिर से किस में देखेंगे, सेल्स में। हमारा परफॉर्मेंस हम किस में देखने वाले हैं, सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन ध्यान दो यहां पे भी नेट नहीं लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, फिक्स एसेट में लिखा है पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नेट नहीं लिखा है। इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इस बात में? ये रिलेशनशिप बताता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट फिक्स एसेट। ये ऐसा बताएगा आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कितने टाइम्स हो गया सेल्स में। अगर आपने 1 लाख रुपए फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किए तो कितने अमाउंट की आप सेल जनरेट कर लेते हो। सपोज आप कहते हो हम 5 लाख की सेल जनरेट कर लेते हैं, मतलब आप 5 टाइम्स सेल्स जनरेट कर लेते हो, उसका रिटर्न आपका 5 टाइम्स है। द नंबर ऑफ टाइम्स नेट फिक्स एसेट आर यूज्ड और टर्न अराउंड फॉर अर्निंग रेवेन्यू, 5 गुना रेवेन्यू कमा लेते हो। ये देखो फिर लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस ग्रॉस रेवेन्यू लेस सेल्स रिटर्न। यहां पे क्या लिख दिया उसने, अब सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया। सर पिछली बार तो नहीं किया था उसने, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये तुम्हारी बुक का फॉल्ट है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जैसी बुक का चला रहा है, और बुक वाला बेचारा क्या करता है, वो ज़्यादातर सीबीएसई के नियम को फॉलो करता है। तो मैं एग्जाम टाइम पे तो तुम्हें ये कहूँगा कि हमेशा नेट कर देना। क्या करना, हमेशा नेट कर देना। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया है ना उसने, वो क्वेश्चन की मिसप्रिंट मान लो, उसको क्वेश्चन की गलती मान लो, उसको रेशो की गलती मान लो, वॉट एवर मानो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमेशा क्या ले लो, नेट ही ले लो। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? पर वो किसी एक क्वेश्चन से मैच ना हो तो दुखी मत हो जाओ कि सर मैंने तो सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, इसने नहीं किया। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस देखो, एफिशिएंसी दिखाता है ये रेशो कि आपकी कंपनी कितनी एफिशिएंट है। वो जो कंपनी अपनी फिक्स एसेट को ज्यादा रोटेट कर देगी, मतलब कि जो ज्यादा सेल जनरेट कर रही है अपने 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट में, तो एफिशिएंसी दिखाता है। वाइवा क्वेश्चन कह लो, एमसीक्यू क्वेश्चन कह लो एग्जाम के लिए। देखो क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, वो तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। इस बार बस हम नेट फिक्स एसेट देख रहे हैं। फिक्स एसेट कह लो, नॉन करेंट एसेट कह लो, उसकी वैल्यू उन्होंने 7 लाख दी है। वैसे दोनों में अंतर पता है ना तुम्हें, फिक्स एसेट और नॉन करेंट में, कि भूल गए हो? एसेट 2 तरह की होगी, एनसीए और सीए। एनसीए में फिक्स एसेट होंगी और एनसीआई होंगे, इन्वेस्टमेंट होंगे। तो एनसीए और एफए एक हो सकते हैं सर, आपका ये वैल्यू नील है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। जिसको ये चार्ट फॉर्म दिमाग में चलता रहता ना, उसके लिए सब चीजें इजी रहती। जितना सोचोगे ऐसा उतना इजी होता जाएगा। फिक्स एसेट के अंदर बनाते हैं हम टेंजिबल और इनटेंजिबल, हाँ, और दोनों पे डेप लगता है, और इसीलिए डेप्रिसिएशन इज अ लॉस ऑन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। याद आया? हाँ, एनसीए नहीं बोला था, इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, क्योंकि ये फिक्स एसेट इसका डिफाइन कैसे होती है सर? बिल्डिंग तो एनसीआई में भी आ सकता है, एफए में भी आ सकता है। अगर वो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस में यूज होने वाली जो असेट है, जिसकी वजह से मैं बिजनेस कर पा रहा हूं, वो असेट मेरी फिक्स एसेट है। तो मेरे पास ऐसा लैंड एंड बिल्डिंग है जिसमें मैं तुम्हें कोचिंग पढ़ाता हूं, तो वो फिक्स एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा और वो इस कैटेगरी में आएगा। लेकिन मेरे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है जो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए रख रखी है लॉन्ग टर्म में, और मैं उसे बेच दूंगा बाद में, तो वो एनसीआई में आएगा और उस पर डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। ये कंसेप्ट मैंने पहले भी सिखाया है, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई फिर से एक बार? और ये एनसीए और एफए का अंतर समझ में आ गया कि एफए एनसीए हो सकता है, एनसीआई 0 हो तो ऐसा हो जाएगा। हालांकि एनसीए ब्रॉडर कंसेप्ट है एफए के कंपैरिजन में, उसमें
फिक्स असेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दोनों आते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है सबको। कोई फिर भी कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लो। तो इस वजह से वो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। 7 लाख है हमारा ये इन्वेस्टमेंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख। मुझे बताओ ये नेट फिक्स असेट लिखा है या सिर्फ फिक्स असेट लिखा है? ध्यान दे रहे हो? और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है, इसका मतलब ये एट कॉस्ट लिखा है। ये एट कॉस्ट समझ में आता है क्या होता है? आज तक पता है ना, 2 मेथड थी डेप्रिसिएशन की। इतना तो मैंने फिर भी समझाया था, तुम मना कर रहे थे कि स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, फिर भी मैं पीछे पढ़ के मैंने क्या 2 बातें समझाई थी, तुम भूल गए होगे। फिर याद दिलाता हूं। डेप की मेथड्स, तो भैया डेप कैलकुलेशन की मेथड अलग हैं और डेप अकाउंटिंग मेथड अलग हैं। डेप कैलकुलेशन की दोनों मेथड तुम पढ़ के आए हो, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, लेकिन ये इससे केवल कैलकुलेट करना सीखा था। तुमने डेप अकाउंटिंग में एक ही मेथड पढ़ी, नेट असेट मेथड। मतलब हर बार डेप्रिसिएशन को चार्ज कर देते थे तुम असेट अकाउंट में, जबकि एक मेथड और थी, प्रोविजन फॉर डेप। याद आया? जिसमें मैं कहता था कि हर बार अपनी असेट को डिक्रीज मत करो डेप के अमाउंट से, डेप को इकट्ठा करो कहीं पे। ये बात समझ में आई क्या? उसी को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप। तो अकाउंटिंग की ये जो 2 मेथड थी, जब भी तुम्हें ऐसा दिखे ना कि असेट कॉस्ट पे लिखी हुई है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह एक नाम और मिल सकता है, प्रोविजन फॉर डेप, एक ही बात है ये। मतलब जैसे हर साल डेप लगाने के लिए तुम एंट्री क्या पास करते थे, जल्दी बताओ? डेप लगाने की एंट्री असेट टू असेट करने का मतलब क्या होता है? कम करना। अरे असेट को क्रेडिट करने का एक ही मतलब होता है सर अकाउंटिंग की भाषा में, असेट क्रेडिट हुई मतलब कम हुई लॉस की वजह से। मैं कह रहा हूं कि असेट को क्रेडिट करने की जगह एंट्री ये कर रहे हैं हम, डेप अकाउंट डेबिट तो हो रहा है, लॉस तो है, टू प्रोविजन फॉर डेप या टू एक्यूमुलेटेड डेप। तो इस नाम की हम एक लायबिलिटी बनाए जा रहे हैं बस। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन की ये एंट्री करूंगा तो क्या असेट कम हुई? तो असेट 7 लाख रुपए दिख रही है और ऐसा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आज अगर हम इसकी नेट वैल्यू देखेंगे तो वो कितनी आएगी? 6 लाख। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? इस पे डेप लग चुका है, बस हमने उसको माइनस नहीं किया है, तो आज बैठ के माइनस कर देंगे। ये अकाउंटिंग का दूसरा तरीका है। दोनों अकाउंटिंग तरीकों में आंसर एक ही आता है। अगर हम माइनस करते भी आते तो भी 6 लाख ही होती है आज, पर ये नाम का अकाउंट नहीं होता, क्योंकि हम डेप अकाउंट डेबिट टू असेट टू असेट टू असेट ऐसा करते करते 7 लाख को डिक्रीज करके 6 कर देते। अभी हमने इसमें इंपैक्ट नहीं डाला, तो ये 7 लाख पे खरीदी थी, 7 लाख पे ही दिख रही है। बस एक साइड में अपन ने इकट्ठे कर लिए 1 लाख बोल के कि यार ये तो डेप्रिशिएट हो चुके हैं, तो भी इंपैक्ट यही है 6 लाख। कुछ याद आया? मैंने ऐसे करके वो 2 अकाउंट से समझाई थी ये बात, कुछ हल्की हल्की भी याद आ रही है, इसलिए मैं कह रहा था कि नहीं सुन तो लो फिर भी एक बार, क्योंकि अगले सालों में जब काम आएगी तब क्या करोगे। अब उतनी चिंता मत करो कि वो अकाउंट बनाना वापस सीखने का सर, वो सब मैं सिखा दूंगा। आएंगे, अभी हमको करने पड़ेंगे, उसका इस्तेमाल है हमको इस साल। तो तुम्हारे स्कूल वालों ने क्यों हटा दिए थे आई डोंट नो, कोई सेंस नहीं था उस बात का। अरे अभी तो समझ में आ रही है इतनी बात की नहीं आ रही है? अभी के लिए इतना काफी है जितना मैंने बोला। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा कॉस्ट में से, तब आएगा तुम्हारा नेट फिक्स असेट। 6 लाख की असेट ही बची है तुम्हारे पास आज। ये 2 अकाउंट में अलग अलग दिख रही है और वो वाली मेथड में वो एक ही अकाउंट में 6 लाख दिखती है। अकाउंटिंग की टेक्निक से वैल्यू नहीं बदलती। इसका रिटर्न हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में मिलेगा, तो 6 लाख से 18 लाख, 3 टाइम्स, क्वेश्चन खत्म। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख। पता है ना कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, कि भूल गए अभी? बताओ क्या मतलब है इसका? या तो इक्विटी प्लस डेट बोलो सोर्स के एंगल से, या फिर
एनसीए प्लस डब्ल्यूसी। हाँ, ये वो पैसा है जो हम बिजनेस में लाए हैं, और ये जो वो पैसा है जो बिजनेस लगा रहा है, सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो वो CACL कहाँ गए, वो इसके अंदर है। वर्किंग कैपिटल दे रखी है उसने 40, कैपिटल एम्प्लॉयड देता है, वर्किंग कैपिटल भी दे देता है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट दे रहा है, जीपी दे रहा है। इस बार भी सर पंगे तो नहीं है, बहुत इजी है क्योंकि दोनों अमाउंट दे रखे हैं उसने। कॉस्ट में जीपी जोड़ो, आ गई सेल्स। अरे हाँ या ना, ये रही 8 लाख। बचा कौन हमारा, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए, फिक्स असेट। एनसीआई की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो एनसीए है वही फिक्स असेट है। तो हम ये ईडी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम 2 लाख के इक्वल में डब्ल्यूसी और एनसीए सोच लेंगे। तो अगर एक पार्ट 40,000 है तो दूसरा पार्ट कितना होगा, 1,60,000। तो 1,60,000 लग दिया और अपना आंसर आ गया। यस और नो, कोई प्रॉब्लम है तो बता। बाकी सब वही बच्चों वाली बात है। फिर से देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड, वर्किंग कैपिटल, तो भाई इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा, एनसीए। अब तो ये देखते से आना चाहिए समझ में, बोलो हाँ या ना। कैपिटल एम्प्लॉयड और वर्किंग कैपिटल, मतलब डिफरेंस क्या है उसका, एनसीए। वो यही हमारी फिक्स एसेट है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और जीपी दिया है, और किस पे दिया है, कॉस्ट पे ही दिया है। क्या इसमें टेंशन है, कॉस्ट देके कॉस्ट पे जीपी, बस ये जितनी जल्दी जल्दी पकड़ने लगोगे उतना इजी होता जाएगा। इसी का 1/4 प्रॉफिट है, इसी का 1/4 मतलब 4 लाख, मतलब सेल कितनी आ गई, 20 लाख। इन दोनों का डिफरेंस 10 लाख। ओरली सॉल्व हो जाने वाले क्वेश्चन होगा ये, हाँ या ना। टोटल असेट 30 लाख, करंट लायबिलिटी 8 लाख, वर्किंग कैपिटल 2 लाख। वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी, तुम्हें कुछ फील नहीं आ रहा क्या आना चाहिए अपने पास, कितनी आ गई, कितनी आ जाएगी, 10 लाख। अरे बोलो हाँ या ना। आप टोटल असेट को और करंट असेट को देख के भी कुछ फील आना चाहिए, कितनी आ जाएगी, ये इतना आसान है, तो कोई फॉर्मूला के चक्कर नहीं होता। ये 20 लाख अभी स्कूल में कराएंगे, देखना सब फॉर्मूला फॉर्मूला बोलेंगे वो। और अब हमें चाहिए क्या, सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीधे दिया उसने 50 लाख, ये आ गया आंसर, खत्म हो गया। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ। इसके सॉल्ड और अनसॉल्ड ज़्यादा है ही नहीं, सॉल्ड भी ज़्यादा नहीं है, अनसॉल्ड भी ज़्यादा नहीं है। तो सॉल्ड और अनसॉल्ड इसके ख़त्म करके आ जाओगे कल, कि ज़्यादा हो जाएंगे, उसके भी अनसॉल्ड है भी। अच्छा चलो, इसके सॉल्ड तक और पिछले टॉपिक के वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के अनसॉल्व, ठीक है ना इतना। ठीक है, अच्छा कल रखनी है।